वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है विद्युत के रासायनिक प्रभाव। आज हम पूरे चैप्टर के सारे अभ्यास के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला ऑप्शन दे रखा है विद्युत चालन के लिए अधिकांश द्रव्य डैश डैश तथा डैश के विलयन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ पे विद्युत चालन यानी विद्युत जो है एक जगह से दूसरी जगह जाए, यानी विद्युत अपना चालन कर सके, वहाँ या तो अमल होगा या तो क्षारक होगा या फिर होगा लवण। लवण क्या होते हैं? अमल और क्षारक जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो वो लवण बन जाता है। अच्छा, अम्ल और क्षारक क्या होते हैं? इनके डेफिनेशन जो है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्षारक जो स्वाद में कड़वे होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों पे ही चार्ज कोई ना कोई होगा जरूर। अच्छा, चार्ज मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव किस पे होता है, लेकिन होता जरूर है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। जब किसी विलयन से हम लोग विद्युत धारा को निकालते हैं तो वहाँ पर क्या चुंबक का प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी जब किसी लिक्विड से जब किसी द्रव्य से करंट पास होगा तो वहाँ पर क्या चुंबक का प्रभाव बनेगा ही बनेगा। याद रखा, यदि कॉपर सल्फेट से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो कॉपर बैटरी के डैश चैनल में से संयोजित प्लेट पर निरपेक्ष होता है। जैसे कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, एक लवण है, उस पर अगर हम लोग विद्युत धारा निकालते हैं, मतलब उसमें दो शॉट डालते हैं आपस में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया थे नीचे। जैसे नीचे ये मान लो कि हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है, ये वाला कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें एक कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, एक नेगेटिव चार्ज होगी, एक पॉजिटिव चार्ज होगी। तो दोनों में से पूछ रहा है कि दोनों जो प्लेटें होंगी इसकी, उन पर जो है ये सवाल पूछा गया, प्रभावित होने पर जो कॉपर होगा वो बैटरी के कौन से टर्मिनल पर जाकर रुकेगा। तो कॉपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव चार्ज पे आके इकट्ठा हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल। अगला है ऑप्शन नंबर जहाँ पे पूछा गया है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निर्देशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है? यानी विद्युत धारा हम लोग उस पर किसी सॉल्यूशन में निकालेंगे जिससे वो किसी और पदार्थ के ऊपर जो है अपना लेप बना दे। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ा हुआ है, तो सोने का पानी अचानक पर चढ़ा दे कैसे, तो वो प्रक्रिया का नाम क्या है? विद्युत लेपन ही उस प्रक्रिया का नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब किसी संपरीक्षक के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबक से विक्षेपित होती है। संप्रेक्षक के स्वतंत्र सिरों को चुंबक से विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने का कारण बता सकते हैं? संप्रेक्षक का मतलब होता है जहाँ पर करंट दौड़ रहा हो ऐसी तार होगा, ठीक है। उत्तर देख रहे थे, जब संप्रेक्षक के स्वतंत्र सिरों को विलयन में डुबाया जाता है तो चुंबक से विक्षेपित होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होता है कि जब संप्रेक्षक यानी जो खुले हुए सिरे हैं दोनों, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है, तो उनमें क्या होता है विद्युत धारा निकलेगी तो उससे क्या चुंबक के प्रभाव बनेगा। इसी वजह से क्या होता है चुंबक के प्रभाव उत्पन्न होता है। दोबारा पढ़ते हैं एक बार आंसर नंबर 2, जब किसी संप्रेक्षक के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी ही होगी। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखे जिनका परीक्षण 14.9 में दर्शाए अनुसार चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। तो क्या कोई भी अमल ले लो, कोई भी लवण ले लो, कोई भी क्या ले लो, क्षारक ले लो। जैसे नींबू का पानी अमल है, सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड का जो क्षारक है, और नॉर्मल पानी जो है हमारा सबसे मतलब जो है वो हो सकती है। तो उसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। इधर रखा है मैं, नींबू का पानी, टोटी का पानी और कॉपर सल्फेट, इनसे क्या है सुई विक्षेपित हो जाएगी क्योंकि सारे क्या है सुचालक हैं विद्युत के। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र 10.14.10 में दर्शाई गई व्याख्या में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब जो विलयन है वो हमारा अमल क्षारक या फिर उसमें से नहीं है। जो इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारा विलयन है उसमें जो है विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही है। तो आंसर पढ़ लेते हैं। हाँ, आगे चित्र में दी गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो उसके संभावित कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देता, ठीक है। दूसरा, विद्युत धारा बहुत दुर्बल है जिससे तंतु पर्याप्त गर्म हो जाता है जिसके कारण बल्ब दीप्त नहीं होता, जिसके कारण तंतु जो है बल्ब का पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता, यहाँ पर होना चाहिए, तो इस वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2 द्रव्य A तथा B के विद्युत के चालन की जाँच करने के लिए एक संप्रेक्षक का प्रयोग किया गया। संप्रेक्षक का मतलब यही है कि 2 सिरे जो है वो विलयन में डुबाया गया। ये देखा गया कि संप्रेक्षक का बल्ब द्रव A के लिए चमकीला दीप्त होता है जबकि द्रव B के लिए अत्यंत धीमा दीप्त होता है। आप निष्कर्ष निकालते हैं कि, तो निष्कर्ष क्या निकालते हैं? तो जिसका बल्ब तेज चमका है वो अच्छा उसका विद्युत का चालक है, ये निकालेंगे, ठीक है। तो A का अच्छा चमका है तो A अच्छा विद्युत का चालक है 2 से। द्रव B से अच्छा चालक है, ठीक है। पहले ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा चमका है तो वही अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसमें चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, शुद्ध का मतलब होता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ना हो। शुद्ध जल जो होता है वो हम लोग पी भी नहीं सकते, इतना शुद्ध होता है, ठीक है।
उत्तर देखा है नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसके चालन के लिए हमें इसमें चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसका चालन कर सकते हैं, यानी इसमें चीनी घोलो, नमक घोलो, इसमें क्या हम लोग उसका विद्युत का चालन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो, जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर पहले बिजली काटनी पड़ती है, क्योंकि पानी जो है वो विद्युत का सुचालक है, तो वो करंट समय ना फैल जाए, इसलिए क्या है हम लोग बिजली पहले ही काट देते हैं। उत्तर, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज यानी पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद करता है क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है, साधारण जो होता है, ठीक है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिसके जान माल तक की हानि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, तटीय क्षेत्र में रहने वाले एक बालक अपने संप्रेषक से पीने का पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी में चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। देखो, समुद्र के पानी में ज़्यादा लवण होते हैं, ज़्यादा नमकीन होता है वो पानी, इस वजह से क्या उसमें सुई जो है वो ज़्यादा विक्षेपित होती है, तो वो अच्छा सुचालक होगा विद्युत का, इसलिए। उत्तर पढ़ लेते हैं, समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित इसलिए दिखाती है क्योंकि समुद्र का पानी संप्रेषण के पानी से अधिक साधारण होना चाहिए, यहाँ पे साधारण पानी से अधिक विद्युत का चालक होता है, क्योंकि वह दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण यानी नमकीन जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या तेज़ वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बहुत भारी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है। उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेज़ वर्षा में जो है लवण में क्या आते हैं पहले से ही, तो उसमें क्या है वो दिक्कत कर सकता है। क्या बारिश में जो है विद्युत नहीं आसानी से जो है चल सकती है, यानी करंट लग सकता है उसे, इसलिए वो जो है ऐसा नहीं करेगा। उत्तर है नहीं, तेज़ वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए भारी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ना लिखा है भारी, तो वो भारी नहीं, वो बाहरी है, मतलब बाहर खुले हुए एरिया में, ठीक है। क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है, तेज़ वर्षा के समय जरा सा भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उससे जान तक को खतरा पहुँच सकता है। अगला क्वेश्चन रखा क्वेश्चन नंबर 4। पहले ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध होता है जितना अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित किया करके संप्रेषण में उसका परीक्षण किया। संप्रेषण वही 1-2 तार डाल रखे हैं पानी के अंदर, ठीक है। उसे देखा कि आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेपित दर्शाती है, इसका क्या कारण है। देखो, जो पानी है ना आसमान में जो गिर रहा है वो भी साफ़ तो होता है, लेकिन जो आसमान में जितनी गैसें उड़ती हैं वो सब वो लेके आता है संग में, इसलिए जो है उसको चुंबकीय सुई का विक्षेपण दिखाई देता है। पढ़ लेते हैं इसका आंसर। वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करना उसका संप्रेषण से परीक्षण करने का चुंबकीय सुई विक्षेपित दिखाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, वर्षा जल नीचे आते आते कई अशुद्धियों से युक्त हो जाता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल बहुत अशुद्ध होता है, कोई इसमें गंदगी नहीं होती है, जिससे जो कि उसका करंट नहीं चलना चाहिए, लेकिन नीचे आते आते बहुत सारी अशुद्धियाँ उसमें मिल जाती हैं। दूसरा, कांच के साफ़ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कितना भी साफ़ बर्तन हो कांच का उससे भी कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। चूँकि हम जानते हैं कि अशुद्ध जल में भी नमक आदि मिलकर उससे विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार वर्षा का जल भी विद्युत का चुंबकीय का अशुद्ध होता हो चुंबकीय विक्षेपित दिखाई देता है। मतलब अगर वर्षा के जल में भी ऐसा कुछ हो, जैसे कि जो अशुद्ध जल होता है, जो ऐसा न्यूट्रल जो पानी होता है उसमें भी अगर हम लोग नमक या कुछ मिलाते हैं तो वो भी क्या विद्युत का सुचालक हो जाता है। सेम वही बोला गया है कि अगर पानी जो बरसात में गिर रहा है अगर उसमें भी कुछ हवा में कोई गंदगी या फिर बर्तन में कुछ मिल जाए तो वो भी क्या है विद्युत का सुचालक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाई। विद्युत लेपित का मतलब होता है जहाँ पर विद्युत का उपयोग करके जो है कोई परत उस पर चढ़ाई गई। सबसे पहला है नकली आभूषण, जैसे सोने के पानी वाला, ये सब मैंने बताया। साइकिल के हैंडल का रिम, तो उस पर क्या है पॉलिश चढ़ाई जाती है। कार के कुछ भाग जहाँ पर क्या है पॉलिश की जाती है इसका विद्युत लेपन का उपयोग करके। स्नानगृह की टोटी, जो टोटियाँ होती हैं ना जो हम लोग कहते हैं स्टील की बनी है, उसकी जो ऊपरी परत होती है वो भी क्या होती है परत चढ़ाई जाती है। गैस बर्नर, गैस का जो बर्नर होता है वो भी उस पर परत चढ़ाई जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत, जो लोहे की वस्तु होती है उन पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, ठीक है। तो वो भी क्या है विद्युत लेपन का ही वो है। और रसोई के बहुत सारे बर्तन भी जो है वो इसी प्रकार बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी आखिरी क्वेश्चन तो पूछा गया है, जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी गई है कॉपर के संशोधन में उपयोग होती है। एक पतले शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रॉन के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि अशुद्ध छड़ का कॉपर विलयन में मिलेगा तथा शुद्ध कॉपर ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि हमारे चैप्टर नंबर 11 करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि इससे बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो इससे पता क्या ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन आसान भी करने से बेकार है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, सबसे सिंपल बात यह है कि जब हम विद्युत को किसी भी लिक्विड से निकालेंगे उसके 2 तार डालते हैं तो हम लोग कहते हैं संप्रेषण, मतलब एक तार करंट नेगेटिव का एक पॉजिटिव का हम लोग
किसी द्रव से निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना, सारी जगह आपके क्वेश्चन आंसर आसानी से हो जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।